हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर चांदनीज होम्योपैथी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कफ की। तो इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि कफ होता क्या है, क्यों होता है ये, कैसे ठीक होगा, क्या हम होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन ऐसा करेंगे कि जिससे कफ जो है वो मिनटों में दूर हो जाए। क्या ये लंबी बीमारी तो का संकेत तो नहीं है, क्या ये मौसम का वेरिएशन तो नहीं है, क्या ये एलर्जिक कंडीशन तो नहीं है। तो आज हम कुछ पहलू जो हैं वो कफ से रिलेटेड देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, कफ हम सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। तो ये होता है एक बॉडी का इम्यून डिफेंसिव एक्शन। सो फ्रेंड्स, थ्रोट जो है एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। उसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, जो कि लंग्स तक कनेक्ट करते हैं, जो मस्कुलर ट्यूब होता है। अब यहाँ पे अगर कोई भी इरिटेंट जाता है, फॉरेन पार्टिकल जाता है, जैसे डस्ट हो गई, एयर हो गई, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स हो गए जो कि हार्मफुल है हमारे सिस्टम के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल पहुँच जाता है और ब्रेन एक डिफेंसिव एक्शन करते हैं जिससे फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है उस फॉरेन पार्टिकल का आउटसाइड द माउथ। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन को हम क्या बोलते हैं, कफ, है ना, और कफिंग एक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी का जो ये इम्यूनिटी बताता है, ये अगर ये नॉर्मल है, मतलब कैसे मानेंगे कि 8 दिन तक अगर ये ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है, ठीक है फ्रेंड्स, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। इसके कारण देखेंगे हम सबसे पहले कि या तो वो सीजनल वेरिएशन के कारण हुआ है, मौसम में कोई बदलाव हुआ है, ठंडा गर्म हुआ है, इस वजह से हुआ है, ठंडा गर्म खाने से हुआ है, आपको डस्ट एलर्जी है, डस्ट पॉल्यूशन से हुआ है, स्मोक से हुआ है, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, ये भी एक फैक्टर क्रिएट करता है कि आपको क्रॉनिक कफ बना हो, कोई और लोकल डिजीज़ है उसके चलते आपको कफ रिस्पॉन्स हो रहा हो, कफिंग हो रही हो, जैसे कि GERD है जो कि गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है, उसके कारण भी क्या होता है, एसिड का रिफ्लक्स होता है थ्रोट में, तो उसके कारण हमको कफ देखने को मिलता है। या फिर अस्थमा की कंडीशन है, क्रॉनिक एस्थमा में आपको कफ की कंडीशन देखने को मिलती है। कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण परसिस्टेंट आप किसी ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ से मेंटेनिंग कॉज आपका बना हुआ है, उस वजह से आपका कफ ख़त्म नहीं हो रहा है। तो जैसे कि आप कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप माइन वर्कर हैं, आप कोई ठंडे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो इस वजह से भी आपको जो कफ है वो परसिस्टेंट टाइम तक, मतलब ज़्यादा टाइम तक बना रह सकता है। अब कैसे जानेंगे हम और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कफ को डायग्नोस करने के, कि किस तरह का कफ है, किस कारण से हुआ होगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं इस वीडियो में आपको ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिटेल में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, कफ में हम सबसे पहले तो अब ये देखेंगे कि कितने टाइम से हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है, या 8 दिन से हो रहा है, या 15 दिन आपको हो चुके हैं। तो इससे हमको समझ में आएगा कि वो एक्यूट कंडीशन है कि क्रॉनिक कंडीशन है। एज के अकॉर्डिंग भी हम कफ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बच्चों में जो है वो नॉर्मल इरिटेंट्स है, डस्ट मॉलिक्यूल्स है, इन सब की एलर्जी के साथ, क्योंकि खेलने के टाइम उनको जो है इधर उधर से कोई भी पॉल्यूटेड एयर है या कुछ खाने में आ जाता है, ठंडा गर्म वो खा लेते हैं, उस वजह से कफ देखने को मिलता है। सीजनल वेरिएशन में जो है बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्टिव बहुत होता है, सेंसिटिव होते हैं वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस को लेकर, जिस वजह से हमको उनके बॉडी में ये इम्यून डिफेंसिव एक्शन देखने को मिलता है। तो अगर नॉर्मली जो फीवर के साथ अगर कफ आ रहा है और वो 8 दिन तक भी दिख रहा है आपको बच्चों में, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है, जैसे कि चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक नॉर्मल बॉडी का मैकेनिज़्म होता है एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने का। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसके साथ साथ ये सीवियर कंप्लेंट्स हैं, जैसे कि चेस्ट पेन है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, स्लीपीनेस है, ड्राउजीनेस है, तो आप अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास ज़रूर कंसल्ट करें और सही टाइम पर सही होम्योपैथिक रेमेडी के साथ आप इसको वहीं के वहीं क्लियर कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब कफ में हमको और क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे हम होम्योपैथिक डिफ्रेंशिएशन करेंगे मेडिसिन का, कैसे हम सिमिलिमम तक पहुँचेंगे। तो उसके लिए हम हमारी केस चेक में नॉर्मल थर्मल्स है, फिजिकल जनरल्स है, भूख प्यास थर्स्ट एपेटाइट नॉर्मल मोशन है, यूरिन है, ये सारी चीज़ें हम पूछते ही हैं। साथ ही साथ कफ में जो ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, कि कफ प्रोडक्टिव है या नहीं है। प्रोडक्टिव कफ मतलब कि एक्सपेक्टोरेशन, सीक्रेशन हो रहा है कि नहीं म्यूकस का। जो म्यूकस है वो आपके यहाँ थ्रोट में स्टिकिंग है, चिपकी हुई है, या कफ एक्सपेक्टोरेशन के थ्रू बाहर निकल रहा है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा ये होगा कि आपका एक्सपेक्टोरेशन किस टाइप का है। कफ अगर प्रोडक्टिव है तो हम एक्सपेक्टोरेशन के कैरेक्टर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिमिलिमम को। अब एक्सपेक्टोरेशन जो है थिक है कि थिन है ना, उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, ड्राई कोल्ड एयर है, वेट डैम्प वेदर है, वेट एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अगर कफ के साथ वॉमिटिंग लाइक सेंसेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा रैचिंग हो रही है, वॉमिटिंग नौशिया हो रहा है एक्सट्रीम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपिकाक के बारे में सोच सकते हैं। कफ अगर ड्राई कोल्ड एयर के एक्सपोजर से हुआ है तो हम एकोनाइट सोच सकते हैं। वहीं जो चिली एटमॉस्फेयर है, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू चिली कंडीशन, तो यहाँ हम हिपर सेल्फ के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हिपर सेल्फ पूरा मुंह ढाक करके सोता है, उसको कवरिंग से आराम मिलता है। वहीं एकोनाइट जो है उसका जो एमेलरेशन फैक्टर है वो है अनकवरिंग, उसको कवरिंग से या वार्मथ से उसको एग्रावेशन होता है और अनकवरिंग से उसको अच्छा लगता है। कफ अगर प्रोडक्टिव है, येलोइश कलर का एक्सपेक्टोरेशन है, डैम्पनेस के कारण हुआ है या डैम्पनेस के कारण उसका एग्रावेशन हो रहा है, बेड पर जाने से बढ़ रहा है, कफ के दौरान उसकी टंग जो है हमको देखेगी प्रोफ्यूज सलाइवेशन उसको हो रहा है, टंग उसकी मॉइस्चर रेड है, तो यहाँ पे हम मॉक्सॉल सोच सकते हैं। कफ अगर दिन में ड्राई है लेकिन रात में प्रोडक्टिव है, तो ये सिम्टम हमको सीपिया में देखने को मिलता है। अब कफ अगर जो है आफ्टर मिडनाइट बढ़ रहा है, तो यहाँ हम ड्रोसेरा के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कफिंग के बाद में जब पेशेंट पूरा थक जाता है, उसके बाद में जो कफिंग के बाद में उसका म्यूकस रिलीज होता है, तो और अगर वो मिडनाइट के बाद में बढ़ रहा है, लेटने के बाद में बढ़ रहा है, तो हम ड्रोसेरा सोच सकते हैं। वहीं कफ अगर लेटते साथ बढ़ रहा है, बिफोर मिडनाइट बढ़ रहा है, तो स्पॉन्जिया की जगह आ जाती है। स्पॉन्जिया में हमें ड्राई बार्किंग कफ देखने को मिलता है, जो कि खाने के साथ उसको एमिलेशन होता है। कफ अगर मीठा खाने के बाद आपको हुआ है या मीठा खाने से आपकी कंप्लेंट्स बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी स्पॉन्जिया आती है। इसमें फ्रेंड्स एक और मेडिसिन है एंटियम क्रूट, जिसमें मीठा खाने के बाद कफ होता है। उसको स्पीकिंग से, सिंगिंग से और बात करने तक से उसको जो है एफोनिया, लॉस ऑफ वॉइस की कंडीशन देखने को मिलती है, कफ देखने को मिलता है। उसका सेंटिमेंटल मूड होता है। लेकिन फ्रेंड्स, एंटियम क्रूट की जो प्रॉब्लम्स है वो फुल मून के दौरान जो है एग्रावेट होती है। तो इस तरह आप मेडिसिन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम प्रोडक्टिव कफ के साथ में फ़ीवर की बात करें, रेस्टलेसनेस देखें, तो और वो रात में 12 बजे अगर होती है, तो हम आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। उसमें जो ड्राई कैरेक्टर का होता है, जिसमें कोई एक्सपेक्टोरेशन नहीं मिल रहा है हमें, तो ड्राई कफ में हम अगर कफ जो है वो थोड़ी भी मूवमेंट से बढ़ रहा है, तो यहाँ हम ब्राइनिया सोच सकते हैं, उसको कंप्लीट रेस्ट से आराम मिलता है। डैम्पनेस या वेट बॉडी या गीले होने के कारण अगर कफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम रस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसको मूवमेंट से आराम मिलता है और रेस्ट से उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वहीं ड्राई और बार्किंग कफ हमने देखा स्पॉन्जिया में। तो फ्रेंड्स, फेदर लाइक सेंसेशन होता है अगर थ्रोट में पेशेंट को, तो ये कंडीशन हमको ड्रोसेरा में देखने को मिलती है। वहीं सॉ ड्राइवन लाइक इन अ पाइन बोर्ड, अगर कटिंग टाइप ऑफ पेन होता है एक्सट्रीम, तो ये हमको स्पॉन्जिया में देखने को मिलता है। ठंडी हवा इनहेल करने से अगर कफ होता है, तो ये हमको इसके लिए बहुत अच्छी एक होम्योपैथिक रेमेडी, दैट इज़ र्यूमैक्स क्रिस्पस। तो वहाँ पे भी कफ बहुत जल्दी हो जाता है, ड्राई होता है वहाँ पे लिटिल, और एक्सपेक्टोरेशन वहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट होता है। बिल्कुल अगर आपका म्यूकस एकदम स्टिकिंग है, आपको यहाँ पर फील हो रहा है कि म्यूकस स्टिकिंग है, पेशेंट आपको इस तरह की कंप्लेंट बताता है, तो आप स्टिक्टा पल्मोनरिस के बारे में सोच सकते हैं। कफ के साथ अगर आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी मिल रही है, चेस्ट पेन मिल रहा है, आप वहाँ पे जेस्टीशिया के बारे में सोच सकते हैं। कफ में अगर आपको येलोइश एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिल रहा है, उसको ओपन एयर में अच्छा लग रहा है, खुली हवा में अच्छा लग रहा है, रूम में जाते साथ ही उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, तो आप यहाँ पल्सेटिला के बारे में सोच सकते हैं।
कफ अगर एक्सपेक्टोरेशन उसमें हमको देखने को मिल रहा है बहुत ही स्ट्रिंजी है, स्टिकी है और मतलब थ्रेड लाइक एक्सपेक्टोरेशन उसका होता है और स्टिकी होता है, बेसिन से वो एकदम चिपकता है, येलोइश ग्रीनिश कलर का वो होता है, तो हम यहाँ पे कैलीबाइक्रोम के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन है इन दीज वेरियस होम्योपैथिक रेमेडीज़। तो आप सही से केस टेकिंग लेकर, सही से कैरेक्टर्स लेकर, उसका एग्रेवेशन, एमिलेरेशन टाइम, ये सब चीज़ें देखकर आप जो है सही से मिनिमम तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। आई होप कि ये सब मेडिसिन को आप स्टडी करके और प्रॉपर से मिनिमम देकर अपने पेशेंट्स को ज़रूर ठीक कर पाएंगे। मेल्स में जैसे कि ठंडी हवा का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनको बाहर का काम ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे ड्राई कोल्ड विंड में के एक्सपोजर से जैसे हमने देखा कि एकोनाइट वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह के मेल्स जैसे कि बहुत ही थिन शर्ट में भी वो घूम लेते हैं और उनको प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उनको अच्छा भी वैसे ही लगता है, स्वेटर नहीं पहने मिलेंगे या फिर वार्म कवरिंग से उनको एग्रावेशन होता है, इसलिए वो ओपन एयर में बेटर फील करते हैं। तो ऐसे जो एक शर्ट में घूमते हैं, तो इस तरह के पेशेंट आपको सिम्टम्स अगर बताएंगे या फिर वो अपना कैरेक्टर बताएंगे तो आपको समझना है कि वहाँ कौन सी मेडिसिन काम करेगी। इसी तरह फीमेल्स हाउस होल्ड वर्क करती हैं, दिन भर पानी में उनका हाथ रहता है, पानी में वो काम करती हैं और उनको ऐसा फील होता है कि अगर वो बैठ गई या वो काम नहीं करेंगी तो कोई काम नहीं होगा। तो इस तरह की फीमेल्स में हमको CPI यूज़फुल होगी। उसको दिन भर तो पता नहीं चलेगा लेडी को कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, लेकिन जब वो रात में लेटने जाती है तो उसका कफ जो है वो प्रोडक्टिव हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि उसकी कंप्लेंट्स कितनी सीवियर हो सकती हैं। आपको पास्ट हिस्ट्री जाननी होगी पेशेंट की, प्रीवियसली उसको न्यूमोनिया का कोई इन्फेक्शन तो नहीं रहा है, ट्यूबरकुलोसिस का कोई इन्फेक्शन तो नहीं रहा है, कोई और लोकल डिजीज़ या कोई और क्रॉनिक एलिमेंट्स के साथ में जो है कफ सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करके एक्यूट और क्रॉनिक रेमेडीज़ फिर प्रिस्क्राइब करके जल्दी ही उनके प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वहीं अब नॉर्मल की बात करें तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कफ होता है तो वो कौन से ट्राइमेस्टर में हो रहा है, क्या उसका पॉजिटिव फैक्टर है, क्या आप वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं और क्या उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको देना है। क्योंकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में अगर कोई भी कंप्लेंट होती है, फिर चाहे वो एक्यूट ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे आप थेरापेटिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते या फिर आप बहुत परेशान हो चुके हैं सिमिलर रेमेडीज़ भी देकर, तब भी वो कफ ठीक नहीं हो रहा है या और कोई कंप्लेंट ठीक नहीं हो रही है, तो उस समय आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की नीड होती है। वहाँ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन करेंगे मियाज़्म को ध्यान में रखते हुए, तो आपको होम्योपैथिक रेमेडीज़ के रिजल्ट्स ज़रूर ही अच्छे मिलेंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं जूनियर डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डिटेल स्टडी करके मेडिसिन को प्रॉपर स्टडी करके से मिनिमम तक पहुँचे, और आप जब सही होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो आप ज़रूर इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे। पेशेंट में जिनके कफ परसिस्टेंट बने हुए हैं, 15-15 दिन भी ठीक नहीं हो रहे हैं, वो भी हमारी रेमेडी से ठीक हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल होप छोड़िए मत, और एलोपैथी की जगह आप होम्योपैथी अगर ट्राई करते हैं तो आपको इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मैं अपने अदर नॉन मेडिकोस से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेडिकल से मेडिसिन लेने की जगह अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कंसल्ट किए बिना कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो कंडीशन को और वर्स से वर्स कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आज अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकें। एंड अपना ध्यान रखिए। कोई भी क्वेरीज़ हो, डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए और अपने सवालों का सही जवाब पाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।